क्लास 7 का सीरीज चल रहा है। अभी तक हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया। ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर 9 है। उसके बाद चैप्टर 10, उसके बाद क्लास 7 का ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप रिकमेंड करके बताना क्या करें, कौन सा कवर करें। और नहीं तो फिर 9 ज्योग्राफी 8 का मैं शुरू करूँगी। ठीक, अब देखो, इसमें ये बहुत कम टाइम में आपका एनसीईआरटी कवर हो जा रहा है। एक बार वीडियो देख तो जो मेन बात है, जो याद रखने लायक है, हम पढ़ के सब कुछ याद नहीं रख पाते हैं, पर कुछ बातें हैं जो हम अगर देख ले 2-3 बार, 4-5 बातें याद रख सकते हैं। तो वो 4-5 बातें ही याद रखनी होती है। तो हम इस वीडियो में वो सारा कुछ देखेंगे। तो अभी जो चैप्टर 9 है उसका नाम है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। इससे पहले हमने देखा लाइफ इन ट्रॉपिकल रीजन में दो जगह का हमने देखा। पहले अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पास जीवन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, लोग कैसे रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार। अभी हम देखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ट्रॉपिकल से ऊपर है, यानी वो हाई लेटीट्यूड में है, तो ऑब्वियसली वो ठंडा जगह होगा। ठंडा जगह होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते तब वैसे वैसे क्या होता है, पेड़ छोटा होते जाता है। ठीक, और बहुत ऊपर में एकदम थ्रोनी, मतलब लीचेन और मॉसेस जैसे बहुत छोटा मतलब पत्थर वत्थर पे वो ग्रीनरीज दिखता है। तो अभी हम टेम्परेट रीजन का बात कर रहे हैं। तो टेम्परेट रीजन में ग्रासलैंड होते हैं। तो ग्रासलैंड 1/4 ऑफ द टोटल ग्रासलैंड, मतलब टेम्परेट रीजन में 1/4 होता है टोटल रीजन का ग्रासलैंड का। ठीक, अब देखो, प्रायरीज एक ग्रासलैंड का नाम है जो नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो ये ग्रासलैंड है। प्रायरी कोई पूछे तो ये अमेरिका का ग्रासलैंड है, नॉर्थ अमेरिका का। अब देखो, इसका ये ना टॉलेस्ट होता है, टॉल ग्रास होता है। तो ये लगभग 2 mm का होगा, 2 मीटर का होगा। 2 mm मतलब mm नहीं, मीटर, 2 मीटर हाइट का होगा लगभग। और वहाँ का जो सरफेस होता है ना, वो बहुत सुंदर लगता है देखने में, मतलब एकदम ग्रीनरी ग्रासलैंड और थोड़ा सा स्लैंटली स्लोप होगा। कभी कभी टीवी वगैरह में, मूवी में देखे होगी, स्लैंटली स्लोप होगा, वहाँ पे चढ़ते रहते हैं। जो ग्रासलैंड होता है वो मतलब गाय भैंस को ग्रेजिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। छोटे छोटे सीप होंगे, गाय भैंस होंगे, ये सब वहाँ चढ़ते रहते हैं। अब देखो, ये फ्लैट ग्रेजुअली स्लोप होंगे। मोस्ट पार्ट ट्रीज, मतलब कुछ कुछ जगह ट्रीज भी होते हैं जिसे वुडी लैंड भी कहते हैं, जहाँ वुड का जरूरत होता है। अब होता है यहाँ रिवर वैली भी है। ऐसा नहीं है ग्रासलैंड में सिर्फ ग्रास होंगे, ग्रास भी होंगे, ट्री भी होंगे जिन्हें वुडलैंड कहते हैं, और रिवर वैली भी मिल जाएंगे तुम्हें। अब देखो फिजिकल फीचर कैसा होगा यहाँ पे ये जो प्रायरी जो ग्रासलैंड है, उसके वेस्ट में माउंटेन है जिसका नाम है रॉकी माउंटेन। नॉर्थ अमेरिका के जो प्रायरी रिवर है, वेस्ट में ये मान लो अमेरिका है, यहाँ प्रायरी है, यहाँ वेस्ट में रॉकी माउंटेन है, और ईस्ट में ग्रेट वैली। 5 लेक से मिल के बना हुआ है ग्रेट लेक। वैली नहीं, लेक, 5 लेक है, उसका नाम बताना। तो ये ईस्ट में है, वो कनाडा और अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर पर है। तो वो वैली है। मिसिसिपी रिवर, एक रिवर याद रखना जो अमेरिका में बहती है। मिसिसिपी रिवर अमेरिका का है, और एक है सासकछावन, ये कनाडा का है। 2 रिवर है, मिसिसिपी, और एक है सासकछावन, वो है कनाडा में। 2 रिवर उसमें बहती है। ये हो गया फिजिकल फीचर। अब देखो क्लाइमेट कैसा होता है वहाँ का। क्लाइमेट वहाँ क्योंकि टेम्परेट रीजन में है, तो क्लाइमेट तो ठंडा ही होगा वहाँ जगह। पर ठंडा जगह में भी समर आते हैं। तो समर मतलब रिलेटिवली, मान लो कहीं पर हमेशा 0 डिग्री रहे, वहाँ 10 डिग्री बन जाए, कभी कभी 10 डिग्री हो जाए, तो वो वहाँ के लिए समर होता है। तो यहाँ पे समर रीजन भी होता है। क्लाइमेट कैसे होते हैं यहाँ पे, समर होंगे मोस्टली, तो ठंडा, टेम्परेट तो ठंडा रीजन होगा, पर समर देखो, समर कितना हो सकते हैं मैक्सिमम, हल्का वार्म होगा, टेम्परेचर 20 डिग्री। और विंटर में तो माइनस चले जाते हैं, विंटर -20 डिग्री सेल्सियस, इतना ये क्लाइमेट हो सकता है। पूरा कनाडा स्नो से भरा हुआ है, बर्फ है वहाँ पे। एनुअल रेनफॉल होगा या नहीं होगा वहाँ पे, मतलब बहुत कम रेनफॉल होता है, मॉडरेट। तभी तो ग्रासलैंड है, मॉडरेट
रेनफॉल मॉडरेट होगा। वहाँ पे एक हवा बहती, लोकल विंड जैसे हर जगह होता है, हमारे यहाँ जैसे लू लू भी एक लोकल विंड है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ से लेके साउथ तक कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ पहाड़ या पठार ऐसा है जो हवा को रोक पाए, इसीलिए वहाँ एक विंटर विंड है, विंटर विंड जो ठंड के टाइम में बहती है, उसका नाम है चिनुक, और ठंड बढ़ा देती है। विंटर विंड, इसका नाम है चिनुक। बस यहाँ का क्लाइमेट का इतनी बातें याद रखनी है। वहाँ का विंटर विंड बहती है प्रायरी में, प्रायरी जो ग्रासलैंड है वहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में प्रायरी ग्रासलैंड है, वहाँ जो विंड बहती है ठंड के टाइम में उसको चिनुक कहते हैं। बस इतना याद रखना है। मिसिसिपी रिवर याद रखना है, सासक छावन याद रखना है जो कनाडा में है, बस और कुछ नहीं। और क्योंकि टेम्परेट रीजन में है तो ठंडा रीजन होगा ही। वहाँ का ये ग्रास का हाइट बड़ा होता है, लगभग 2 मीटर का होता है। वहाँ सी ऑफ ग्रास भी कहते हैं ग्रासलैंड को। ठीक, फ्लोरा और फौना। तो प्रायरी में क्या होता है, वहाँ ट्री लेस होती है, ट्री कम होता है, ज़्यादा ग्रास होगा, ट्री लेस। और जैसे कुछ ट्रीज के नाम है, जैसे कुछ ट्री के नाम है विलोस, अर्डर्स, नाम रखना याद नहीं है पर देख लो कहीं कब मिल गया तो मौका, पॉपुलर्स, ये सब ट्री है। कुछ कुछ रेन, जहाँ बहुत कम रेन होते हैं वहाँ पे ये सब ट्री होते हैं। ठीक, थोड़ा भी रेनफॉल हो तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है उस जगह पे, तो वहाँ से वो लोग एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर शुरू कर देते हैं तो क्या क्या उगाते हैं वहाँ पे, जैसे मकई। वहाँ एग्रीकल्चर लायक लैंड है नहीं, बारिश कम होती है, क्लाइमेट भी वैसा नहीं है, फिर भी उनके पास टेक्नोलॉजी है तो बहुत मतलब अच्छा एग्रीकल्चर कर लेते हैं वो लोग। जैसे मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा, ये सबका वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा। सोयाबीन तो वहाँ पे जानवरों को खिलाते हैं ना, क्योंकि वहाँ एनिमल कंज्यूम किया जाता है तो एनिमल को भी बहुत हेल्दी रखना होता है। फिर कैटल कौन सा है वहाँ पे, कैटल फार्म होता है वहाँ पर चराने, मतलब ये कैटल बहुत ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि वहाँ ग्रासलैंड है, चराने में सुविधा होता है, तो कैटल का फार्म होता है, कैटल फार्म जिसे कहते हैं रैंचेस। कैटल फार्म को क्या कहते हैं, रैंचेस। एक काउ बॉय था जो मतलब गाय चराता है, उसी के नाम से रखा गया है कैटल फार्म। कैटल फार्म का, वहाँ कैटल फार्म का नाम क्या है, रैंचेस। वो मूवी में रैंचो से याद रखना, रैंचेस। वहाँ बिशोन भी होते हैं, बिशोन और अमेरिकन बफेलो, बिशोन और अमेरिकन बफेलो। ये है तुम्हारे एनसीईआरटी में सारा दिया हुआ, कुछ भी एनसीईआरटी से अलग नहीं है। कुछ कुछ एनिमल वहाँ रैबिट, फिर रैबिट होते हैं, डॉग भी होते हैं, ये सब छोटा थोड़ा बहुत और एनिमल तो हो ही सकते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है। फिर देखो रेड इंडियंस। रेड इंडियंस अमेरिका के नेटिव पीपल है, अमेरिका के सिटीजन है वहाँ पे, वो जो इस ग्रासलैंड में रहते हैं। रेड इंडियन वो वहाँ पे रहते हैं प्रेरीज में, उसका घर है प्रेरीज में, वो ग्रासलैंड प्रेरीज। कहाँ प्रेरीज में कौन रहते हैं, रेड इंडियन, जो वहाँ के कम्युनिटी हैं, वहाँ के लोग हैं अमेरिका के। फिर वहाँ के लोग क्या करते हैं, अब देखो काम क्या है उनका, पीपल के बारे में पढ़ते हैं। ये तो क्लाइमेट हो गया, फिजिकल फीचर हो गया, पेड़ पौधा हो गया। अब लोग क्या करते हैं वहाँ पे, सबसे पहले उनके पास एग्रीकल्चर वो करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी। पीपल के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर।
क्यों करते? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक, साइंटिफिक मेथड से वो लोग करते हैं। और इसलिए नॉर्थ अमेरिका में सार्कलेस मतलब वहाँ पॉपुलेशन कम है पर टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वो उगा लेते हैं और एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। तभी तो डेवलप, कोई भी कंट्री डेवलप तभी हो सकता है जब वो ज़्यादा उपजाए, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो, पॉपुलेशन कम हो और दूसरे को बेच पाए, तब पैसा आएगा ना, तभी वो डेवलप हो सकते हैं। इनके पास मतलब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स कम होने के साथ भी, मतलब ज़्यादा पानी, उतना ग्रास लैंड है, फिर भी वो एग्रीकल्चर करते हैं टेक्नोलॉजी से और दूसरों को बेचते हैं। अपना पॉपुलेशन उतना ज़्यादा, फिर भी ज़्यादा है, यूएसए में तो थर्ड में आता है, ज़्यादा है, फिर भी वो टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ कर लेते हैं, तो वो डेवलप है इस वजह से। इसीलिए इसी और प्रेरी को हम लोग कहते हैं प्रायरीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा सार्कलेस अपना टेक्नोलॉजी से वो उगा लेते हैं वो सीरियल्स, ग्रेन, तो इन्हें प्रायरीज को क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेन उपजाया जाता है। ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज सार्कलेस ग्रेन होता है, जैसे कि वीट प्रोडक्शन, वीट, यहाँ पर डायरी फार्म भी है, दूध का, दूध तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि वहाँ पर चराने के लिए, गाय वाय को खिलाने के लिए है उपलब्ध। क्योंकि वहाँ पर डायरी है और फूड है, तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को बेचने के बजाय अगर उसको प्रोसेस्ड कर दे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो डेवलप कंट्री यही करते हैं, उसे प्रोसेस्ड, अपना फैक्ट्री, अपना इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड फूड बनाने के लिए वहीं पर सेटअप कर लेते हैं, ताकि उन्हें प्रोसेस्ड फूड बेच करके ज़्यादा पैसा मिले। हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल बेच देते हैं तो हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है, और वो फैक्ट्री भी रखते हैं, वहाँ फैक्ट्री में लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, प्रोसेस्ड फूड भी आया था, और जब हम उसको बेचेंगे दूसरे जगह में तो हमें उस चीज़ का ज़्यादा, मान लो हम 1 किलो गेहूँ बेचें, उसका हमें मिल गया मान लो 40 रुपया। अगर हम उस गेहूं से अगर हम उसका आटा बना करके उसका बिस्किट बना के भेज दें 1 किलो गेहूं का, तो उसका वो पैकेट में जो मिलेगा वो मान लो 200 का मिल जाएगा बिस्किट उस 1 किलो गेहूं का, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा ना। मान लो उसे मटेरियल उसका बनाने में उसे कितना लगा होगा, ओवन सब इलेक्ट्रिसिटी सब ऐड कर ले तो 50 रुपया और लगा होगा, तो 40-50 मान लो 100 लग जाता है, फिर भी 100 रुपया फायदा होगा ना हमें। तो वहाँ प्रोसेस्ड क्या होता है, डायरी, दूध भी है, फूड भी है, तो वहाँ प्रोसेस्ड ज़्यादा होता है। प्रमोट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रमोट फूड प्रोसेसिंग, जैसे किसी घर में आम का मान लो ये है, पेड़ है, बहुत सारा आम हो रहा है उसमें, मान लो आम को अगर हम बेच दें कच्चा आम को तो उसमें मुझे कम पैसा मिलेगा, अगर उसका अचार बना के भेजे तो फिर सोचो कितना मिलेगा। तो ये होता है प्रोसेस्ड फूड का फ़ायदा। तो वहाँ प्रोसेस, और उसमें हम बहुत सारे लोगों को, मान लो बहुत ज़्यादा होने लगा तो हम आसपास जो औरतें मान लो घर का काम करके सोचती है कुछ इनकम हो जाए उनका, तो उनको भी अचार में काम लगा करके उनको भी कुछ पैसा जो हमें मिलता है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो उनको भी रोज़गार मिल जाएगा। तो अगर फैक्ट्री लगता है प्रोसेस यूनिट का तो उसमें रोज़गार भी मिलता है लोगों को, आसपास के लोगों को। फिर मिनरल वहाँ भी बहुत है, मिनरल भी है, क्या है, मिनरल, जिस जगह में मिनरल हो गया वो बहुत अमीर हो सकता है अगर ठीक से मिनरल का यूज़ किया जाए तो। मिनरल डिपॉजिट, उन लोगों का मतलब रिसोर्स से मतलब नहीं होता, हम रिसोर्स को किस तरीके से यूज करते हैं ये डिपेंड करता है। एक चीज़, एक बुक से इंसान उसको दिन भर रख के कोई यूज नहीं, एक बुक से इंसान कलेक्टर बन जाता है, तो उसका रिसोर्सेज का यूज होता है। तो क्या क्या यहाँ पर मिनरल है, डिपॉजिट, कोल है, आयरन है, आयरन तुम्हें हर जगह मिल जाएगा लगभग। फिर क्या है यहाँ पे, कोल आयरन जो मिनरल है ही, पर मिनरल का यूज करने के लिए क्या है, मस्ट रोड है, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। फिर कैनाल है, कैनाल से सीप वे में भी जा सकता है।
ये सब है, कैनाल है, सब रेलवे है, बढ़िया मस्त। देखो इंडस्ट्रीज होने से मतलब नहीं है, इंडस्ट्री के साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एकदम बढ़िया होना चाहिए, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन भी होना चाहिए इंडस्ट्री का रोड के साथ में, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के साथ में। तो वो सब रेगुलेशन भी होना चाहिए इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री बना के छोड़ दिए, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो तो उसका तो मतलब बेकार ही हो गया वो चीज़, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। उसको रेगुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सरप्लस भी बहुत ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी रेगुलेटेड वे में सब कुछ होता है, यहाँ इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड, ये क्या है, मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड। तो ये हो गया, यही चैप्टर 9 में है। और देखते हैं क्या है, थोड़ा थोड़ा मतलब जो ग्रास लैंड है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा प्रायरी के बारे में, जो नॉर्थ अमेरिका में है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, वेल्थ कहाँ पे है, जल्दी से सोचो, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है ये सारा। वीडियो तो स्लो होगा पर तुम लोग फास्ट करके देख सकते हो, पर सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बताया हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। लोग पढ़ते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि लोग पढ़ाई को बहुत टफ बना लेते हैं। पढ़ाई वही है जो हम आसपास देख रहे हैं, कुछ अलग भगवान बना के थोड़ी भेज दिए, सब इंसान ही बनाए। देखो नेक्स्ट है ग्रासलैंड वेल्स, ये कहाँ है, ये है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। ये भी ग्रासलैंड है, क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड। साउथ अफ्रीका में सब आ जाता है, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल, मतलब उसके बीचों बीच से ट्रॉपिकल रीजन जाता है, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सब पास करता है अफ्रीका में। यहाँ भी हाइट होता है, मतलब अलग अलग हाइट का ग्रास होता है। ग्रास कैसे होता है, डिफरेंट हाइट, डिफरेंट हाइट, जैसे mm से डिफरेंट हाइट का हो सकता है। 660 सेंटीमीटर से 1100 सेंटीमीटर तक, ठीक। ये याद रखना। नेक्स्ट इसका जो ये जो वेल्ड है ग्रासलैंड, उसके वेस्ट में क्या है, ऐसे याद रखो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसका वेस्ट में क्या है, कोई रीजन मान लो यहाँ है, उसका वेस्ट ये कहलाएगा। तो वेस्ट में क्या है, डार्केन्सबर्ग कहा जाएगा कि डार्केन याद रखना, अफ्रीका से डार्केन्सबर्ग माउंटेन वेल्ड के वेस्ट में है, ऐसे याद रखना। मतलब ये भी वेल्ड भी याद नहीं रखोगे तो ऐसे याद रखना, डार्केनबर्ग्स, क्या नाम है, डार्केन्सबर्ग माउंटेन में शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, समझ जाना। ये माउंटेन कहाँ है, वेल्ड के वेस्ट में, ठीक। डार्क से याद रखना, बर्ग मतलब वैसे याद रहेगा। डार्केनबर्ग माउंटेन कहाँ पे है, अफ्रीका में है, वेल्ड के वेस्ट में। ये सब वेस्ट में डार्कन वेल्ड। फिर कालाहारी डेजर्ट भी यही है, कालाहारी डेजर्ट, सॉरी ये माउंटेन जो है वो ईस्ट में है, सॉरी गलती हो गई, ये ईस्ट में है, यहाँ डार्कन बेल्ट, और यहाँ कालाहारी, इसके वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी। फिर से सुनो, डार्कन बेल्ट माउंटेन ईस्ट में है और वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट, ठीक। स्लिप ऑफ लंग कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए जज मत करने लगना। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है अफ्रीका के वेल्स, और रिवर देखो कौन कौन से यहाँ पे, रिवर हो जाएगा तुम्हारा ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर है यहाँ पे, इस रीजन में ड्रेन होता है, इस रीजन में ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर। देखो कालाहारी डेजर्ट भी है, डार्कन्सबर्ग ईस्ट में है माउंटेन, कालाहारी वेस्ट में है, और दो रिवर ऑरेंज और लिम्पोपो इसमें ड्रेन करता है बेल्ट में। बस इसका ये इंट्रोडक्शन हो गया। क्लाइमेट कैसा होगा, क्लाइमेट तो पता ही है कैसा होगा, ठंडा रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
जब ग्रासलैंड का जब भी बात हो तो वो रीजन ठंडा ही होगा, क्योंकि ग्रासलैंड मैक्सिमम कहाँ होता है, टेम्परेट रीजन में। क्लाइमेट कैसे होंगे यहाँ पे, विंटर, कोल्ड एंड ड्राई। कोल्ड एंड ड्राई होगा 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक। जुलाई कोल्डेस्ट होता है यहाँ पे रीजन। जुलाई क्या होगा, क्योंकि साउथ में है ना, जुलाई कोल्डेस्ट माउंटेन। मतलब जब हमारे यहाँ गर्मी होता है नॉर्थ में, तो साउथ में ठंडा होता है। ये भी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है। इसीलिए मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं। एक बार में तुम एकदम से हाई क्लास का बुक पकड़ लोगे तो नहीं समझ में आएगा, चाहे जो भी कर लो, कितना भी शॉर्ट कर लो। तुम्हें मतलब 6 से लेकर के 12 तक ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा बढ़िया समझने के लिए। समर बहुत कम दिन का होता है। समर शॉर्ट शॉर्ट होता है। समर कब होता है, नवंबर टू फरवरी। समझ रहे हो, हमारा उल्टा होगा, यहाँ समर नवंबर टू फरवरी होता है। विंटर जुलाई से अगस्त होता है। विंटर कब होता है, जुलाई से अगस्त। और ये ड्रॉट होता है इस टाइम में, मतलब बहुत सूखा टाइप से होता है ड्रॉट, क्योंकि ड्राई एयर है ना, पानी होगा ही नहीं, ड्रॉट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं फ्लोरा और फौना कैसे होता है, कैसा होता है। वेजिटेशन, ग्रास डोमिनेटेड वेजिटेशन देखते हैं। ग्रास डोमिनेटेड होगा। रेड ग्रास भी होता है यहाँ पर। कैसा ग्रास होता है, रेड ग्रास। कोई पूछे कहाँ होता है तो वेल्ड में होता है, वेल्ड्स में। अकासिया यानी बबूल, अकासिया एंड मारूला ग्रोन होता है, यहाँ पे ग्रो किया जाता है। अकासिया एंड मारूला। एनिमल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, लायन, लियोपार्ड्स, चीता। लायन, चीता, लियोपार्ड्स, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, पर ये सब मैक्सिमम होते हैं। कुड्डू एनिमल है, देखना गूगल में फोटो कैसा होता है। कुछ काम तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। ये पीपल क्या करते हैं यहाँ पे, ये ना करने के बाद तुम लोग क्वेश्चन आंसर देख लिया करो एक बार, आप खुद से करने का कोशिश करो। अगर ध्यान से सुने होगे लेक्चर, ध्यान से खुद से नोट्स बनाए होगे देख करके, तो पक्का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तुम सारा कर लोगे। कहीं कोई कंपटीशन का एग्जाम हो या क्लास का एग्जाम हो, कुछ भी हो, तुरंत कर लोगे। पीपल क्या करते हैं यहाँ पे, कैटल रेयरिंग, मतलब चराते हैं गाय भैंस को। उनका मेन काम क्या क्या है, ये सब काम है उनका। एंड माइनिंग भी बहुत होता है वहाँ पे। माइनिंग मतलब जमीन से सोना चांदी ये सब निकालना। 8th क्लास में बहुत अच्छे से दिया हुआ है माइनिंग, वो पढ़ी है उसमें। माइनिंग, सॉइल बहुत फर्टाइल नहीं होता है, एग्रीकल्चर कम होता है। सॉइल नॉट मच फर्टाइल, बहुत ज़्यादा सॉइल फर्टाइल नहीं होता है। कुछ कुछ जगह पे बारिश होती है, देखो हर जगह कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है, कहीं ना कहीं बारिश होती है। जहाँ बारिश थोड़ा बहुत भी हो तो जमीन फर्टाइल हो सकता है। तो वहाँ क्या उगाते हैं बोलो, सम प्लेसेस पे थोड़ा बहुत बारिश हो जाए तो अपना कुछ उगा लेते हैं। जैसे आदमी बहुत प्यासा हो तो कहीं से भी पानी थोड़ा सा भी मिले तो उसका वो पूरा स्टोर करके बहुत अच्छे से रखते हैं। तो क्या क्या उगा लेते हैं, उनको थोड़ा ऐसा जगह मिल गया तो अपना कुछ कुछ खाने के लिए उगा लेंगे। मेज, वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो, ठीक। कैश क्रॉप, वहाँ भी कुछ ऐसा होता है जो लोग बेचते हैं, बेच के ही तो पैसा मिलेगा तो सब हो जाता है। टबैको, वहाँ क्या होता है, कैश क्रॉप में क्या है याद रखना, अफ्रीका में टबैको, शुगर कैन एंड कॉटन। शुगर कैन कम बारिश में भी हो जाता है ना। कॉटन, सीप रेयरिंग जो यहाँ पे वो है, कैटल रेयरिंग, उसमें से सीप मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे चराते हैं। सीप रेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ का काम है।
क्योंकि वहाँ उससे क्या मिलते हैं, ऊन मिलता है, वूल इंडस्ट्री है वहाँ पे, वूल इंडस्ट्री। एक सीप का नाम याद रखना जिसका नाम है मैरिनो सीप। इसका जो ऊन होता है, इससे जो स्वेटर बनता है वो बहुत ही गर्म होता है। ऊन इज वेरी वार्म। इसका नाम क्या है, मरीना से याद रखना, मरीना ट्रेंच से मरीनो, मरीना मतलब बहुत गहरा ट्रेंच, मरीनो मतलब बहुत गर्म ऊन मिलेगा तुम्हें। डेयरी प्रोडक्शन भी होता है वहाँ पे, मिनरल्स भी बहुत है। कैटल है तो डेयरी प्रोडक्शन होगा ही। गोल्ड, बहुत सारी चीज होते हैं वहाँ पे, गोल्ड आयरन स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सोना का बात आ गया तो थोड़ा ध्यान से देना। सोना सबका फेवरेट होता है, तो सोना का बात है तो देखो वहाँ पे अफ्रीका में जोहान्सबर्ग इज नोन फॉर बीइंग गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ बहुत ज़्यादा गोल्ड है। जोहान्सबर्ग में क्या है, नोन फॉर गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, जोहान्सबर्ग, ठीक। ये अफ्रीका में है, ये गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। और दूसरा चीज डायमंड भी यहीं पे है। सब कुछ अफ्रीका में है, फिर भी इतना करीब है, पता नहीं। तुम लोग बताना क्यों करीब इतना होने की चीज के बाद भी। किम्बरले इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। किम्बरले ये तुम याद रखना। किम्बरले इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। बस इतना ही है। द मिनरल रिच और हैज वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर ये सब मिनरल है तो अलग अलग देश जो लोग बहुत लालची होते हैं तो वो लोग चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं, फिर वहाँ से सामान लेके आ जाते हैं, वहाँ को गरीब को छोड़ देते हैं। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मतलब अच्छा डेवलप हो गया ये सब जगहों में, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ से निकालते हैं गोल्ड माइंस, उनको अपना जगह भी ले जाना होता है। तो ये सब किम्बरले, जोहान्सबर्ग गोल्ड और किम्बरले डायमंड के लिए ये जगह कहा जाता है गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ फेमस डायमंड माइन है किम्बरले में। तो गोल्ड और डायमंड के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास यानी कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर लास्ट क्लास 7 का चैप्टर 10 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखो। थैंक यू।